नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, अब बात करेंगे बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सी टेट प्रैक्टिस पेपर नंबर की बात करेंगे, प्रैक्टिस पेपर सेट की बात करेंगे और ये प्रैक्टिस पेपर नंबर आपका 11th है। इसमें हम टॉप 30 प्रश्न करने वाले जा रहे हैं, जो समस्त टीटी के सीडीपी का बाल विकास के सिलेबस का पूरा निचोड़ रहने वाला है। ये 30 के 30 आपके संभावित प्रश्न रहने वाले हैं और इसके पहले 10 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। तो प्रत्येक क्लास, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है, सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, आपका आवर टीचर्स फैमिली है। पहला प्रश्न इस प्रैक्टिस पेपर का है, आपके स्क्रीन पर है। सभी कमेंट करके बताइएगा टॉप 30 में से आप लोगों का फीडबैक क्या है। प्रश्न इनमें से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, या सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। सभी कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, इनमें से जो कथन हमारा सत्य दिया गया है कि बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं होता है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न दिया कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग आधारभूत सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? तो राष्ट्रीय एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग आधारभूत सिद्धांतों में जो शामिल है, रटने को महत्व प्रदान न करना, पुस्तकों के इतर ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना, लेकिन अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, यह एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में से नहीं है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नो डाउट, आई होप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं आपके तीसरे प्रश्न की। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? कि विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, या बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? देखिए, जो कथन हमारा सत्य दिया गया है कि बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। जी हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। सेकंड ऑप्शन यहाँ भी आपका सही हो जाएगा। नो डाउट, आई होप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया का संबंध किससे है? पढ़ने की अक्षमता से, मानसिक अक्षमता से, लेखन अक्षमता से, या शारीरिक अक्षमता से संबंधित है? तो डिसलेक्सिया का जो संबंध हो जाता है वह आपके पढ़ने की अक्षमता से हो जाता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। आई होप सभी कमेंट कर रहे हैं, सभी फीडबैक कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, परामर्श का उद्देश्य क्या होता है? बच्चे की कमियों का कारण पता करना, बच्चे को समझना, बच्चे को संयोजन में सहायता प्रदान करना, या उपरोक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, परामर्श का जो उद्देश्य होता है वह होता है बच्चे की कमियों के कारण का पता करना, बच्चे को समझना, साथ ही साथ बच्चे को संयोजन में सहायता प्रदान करना। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन सभी परामर्श के उद्देश्य हो जाते हैं। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। छठा प्रश्न जो आप लोगों के स्क्रीन पर है, प्रश्न पूछा गया कि बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या होगा? आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, जब आपकी नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, तो बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या हो सकता है? शिक्षा का आदर्श रूप में व्यवहार, बिल्कुल सही बात है। उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना ये कोई जरूरी नहीं है। उनका मूल शिक्षा पर मूल्यांकन करना ये भी नहीं है। उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना ये भी नहीं है। बच्चों में नैतिकता की स्थापना करना है तो सर्वोत्तम मार्ग यही है कि शिक्षा का आदर्श रूप में व्यवहार करना। रिलेशन इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया कि शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध कैसा होना चाहिए? देखिए, शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य, टीचर्स एंड स्टूडेंट के मध्य जो इनके बीच जो रिलेशन होता है वह विश्वास का भी होना चाहिए, स्नेह का होना चाहिए, सम्मान का होना चाहिए, इन तीनों को होना चाहिए। और कोई शिक्षक का भी नहीं, यहाँ पे विद्यार्थी का भी, या विद्यार्थी का नहीं शिक्षक का भी, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो दोनों के मध्य संबंध विश्वास, स्नेह, सम्मान, इन तीनों को होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया? WH किलपैट्रिक, फ्रोबेल, मिस हेलेन पार्क हस्ट, या डाल्टन की बात करते हैं। डाल्टन शिक्षण विधि
का विकास जिसने किया था वह आपके मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। जी हाँ, डाल्टन शिक्षण का जब भी जिक्र होता है मिस हेलेन पार्कहर्स्ट का नाम अवश्य लिया जाता है। 9 नंबर प्रश्न है जो आप लोगों की स्क्रीन पर है। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है सहयोग की भावना को, प्रतियोगिता की भावना को, प्रतिद्वंदिता की भावना को या तटस्थता की भावना को। पेडागोजी के हिसाब से जो हमारा सही दिया गया है ये तीनों आपके प्रतियोगिता, प्रतिद्वंदिता, तटस्थता, ये तीनों नेगेटिव है, लेकिन सहयोग की भावना हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, सहयोग की भावना का बढ़ावा देता है, इसलिए यहाँ पे आप लोगों का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नो डाउट, आई होप आप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? बच्चों को गणित, विज्ञान और भाषा सिखाने की, सीखते हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, बच्चों को मूल आधारित शिक्षा देने की या बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की। तो आप सभी लोग जानते हैं आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की जो भूमिका होती है वह सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की होती है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा दिया गया है कि एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम होगा। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, तो आप ये बताइए आपकी दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम होगा। कुछ बच्चे सीख सकते हैं, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं, कहीं ना कहीं आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं ज्ञान को आप शेयर कर रहे हैं, अपने ज्ञान को बच्चों में बांट रहे हैं। तो एक अध्यापक की दृष्टि से सर्वोत्तम कथन यही होगा कि एक अध्यापक को जितने भी बच्चे हैं, चाहे कक्षा में, स्कूल में हो, कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, प्रत्येक बच्चा अव्वल आ सकता है। उसके मन में ऐसी प्रेरणा, अभिप्रेरणा होनी चाहिए और बच्चों को देना भी चाहिए। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद आप अगला प्रश्न है, बच्चा किस प्रकार सीख सकता है? तो आप सभी लोग जानते हैं क्या वह परिचर्चा द्वारा, पुस्तकें द्वारा या प्रश्न पूछकर या कई प्रकार से सीख सकता है। तो आप सभी लोग जानते हैं बच्चा किस प्रकार से सीख सकता है, कई प्रकार से सीख सकता है। ठीक है, उसके अपने अपने क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, बच्चा कैसा, उसको किस प्रकार से अच्छा लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्न में से कौन सा कथन सर्वोत्तम होगा? तो सीखने की प्रक्रिया में देखें विद्यार्थी द्वारा जो त्रुटियां की जाती हैं, जो गलतियां होती हैं, वह आपकी दृष्टि से मतलब शिक्षक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम होगा? तो त्रुटियां जो होती हैं अधिगम प्रकार का एक क्या होती हैं, भाग होती है। ये सभी जानते हैं और ये टीटी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो त्रुटियां जो गलतियां होती हैं अधिगम प्रक्रिया का भाग होती हैं। जो गलती कर रहा है तो मतलब वो सीख रहा है, तभी गलती होगी। पहला कार्य जब आप करते हैं तो सीखते हैं और गलती होती है तो सीखते हैं, मतलब आप जो है प्रक्रिया का भाग हैं, आप प्रक्रिया कर रहे हैं, आप वो चीज करना चाहते हैं। तो त्रुटियां क्या होती हैं, एक अधिगम का, एक सीखने का ही एक भाग होती है, एक हिस्सा होती है। अगला प्रश्न है, मधु गणित में कमजोर है, एक अच्छे अध्यापक की दृष्टि से उस उसमें जो है उसके गणित में कमजोर होने का क्या कारण हो सकता है? तो एक अध्यापक की दृष्टि में उसके गणित में कमजोर होने का जो कारण हो सकता है, उसके माता पिता अनपढ़ हैं, प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, उसे अध्ययन में रुचि नहीं है, गणित शिक्षण की विधि त्रुटिपूर्ण है। तो मधु गणित में कमजोर है, एक अच्छे अध्यापक की दृष्टि से। अब देखिए कमजोर है लेकिन एक अच्छा अध्यापक, आपको सबको समान देखना है। गणित में कमजोर होने का जो रीजन यह हो सकता है कि गणित शिक्षण की विधि त्रुटिपूर्ण है, कहीं ना कहीं विधि ही गलत है, इसलिए वह कमजोर हो रही है। क्योंकि सारे रीजन दिए गए कि उसके माता पिता अनपढ़ है, तो ये बात है। लड़कियां कमजोर होती तो लिंग पक्षपात हो जाता है, अध्ययन में रुचि नहीं है तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। आपके अकॉर्डिंग का है, आप भी कमेंट कर सकते हैं। आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि पर ही है, शर्मान है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों निम्न में से सर्वोत्तम कथन कौन सा है? एक अच्छा अध्यापक जो है सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता है, अध्यापन के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है, विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है, विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि सर्वोत्तम कथन एक अच्छे अध्यापक की दृष्टि से क्या हो सकता है कि अध्यापन के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है। सभी लोग बताइए।
या कह सकते हैं बिल्कुल विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करें। प्रेरित करें, कहीं ना कहीं मोटिवेशन कर रहे हैं अध्यापक। तो मोटिवेशन जब अध्यापक कर रहा है तो यह हमारा सर्वोत्तम कथन हो जाएगा एक अच्छा अध्यापक का, जो बच्चों को मोटिवेट करे, जो बच्चों को पढ़ाने में आपको इंटरेस्ट जगाए, ठीक है, उनको इच्छा को, दृढ़ निश्चय को मजबूत करे, जिससे बच्चे प्रेरित हों। तो प्रेरित करना ये अपने आप में पॉजिटिव हो जाता है। तो सर्वोत्तम कथन एक अच्छे अध्यापक क्या होगा, विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए क्या करे, प्रेरित करे, मोटिवेट करे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग गणित शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। एनसीएफ से आपको पता है टोटल देखा जाए, आपके टोटल 150 क्वेश्चनों में से 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। ज़्यादातर बाल विकास के ईवीएस में ज़्यादा एनसीएफ से प्रश्न आते हैं, ये नोट कर लीजिएगा। एनसीएफ का चैप्टर क्लियर कर लीजिएगा, ऑलरेडी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न है, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की क्या विशेषता होती है? अगर कोई अध्यापक, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिका हैं, तो आप अगर मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो उसकी क्या विशेषता हो सकती है? उसे अपने विषय का गहन ज्ञान हो, उसे संवेदनात्मक रूप से संतुलन है, वह अत्यधिक संवेदनशील है, वह सख्त अनुशासन पसंद है। तो हमें क्या देखना है? हमें केवल देखना है कि अगर कोई अध्यापक मानसिक रूप से स्वस्थ है तो उसकी विशेषता हो सकती है कि वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। तो मानसिक का संबंध यहाँ पे संवेदनात्मक की बात करेंगे। तो ये चीजें हमें देखना है। एक प्रश्न, क्वेश्चन टू अकॉर्डिंग आंसर करना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं कनेक्ट आपका आंसर होता है। अगला है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? बच्चे का सर्वांगीण विकास। बिल्कुल सही बात है, ये आया हुआ है टीटी एग्जाम में। तो शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला, बच्चे की बुद्धिलब्ध 90 से 110 के मध्य है तो वह किस प्रकार का होगा? वह सामान्य बुद्धि पर आता है। देखिए, ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रखर बुद्धि, समान बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि और प्रतिभाशाली। ये 4 बुद्धि से आपका प्रश्न आएगा, ये जान लीजिएगा। चारों आपको देख लेना है, पढ़ लेना है, और इनसे चारों में से आपका देखिए एग्जाम में प्रश्न आएगा, ये नोट कर लीजिएगा। जो बुद्धि से आपका ये चैप्टर है, बुद्धि से संबंधित भी हमने कई सारे प्रश्न किए हैं। आपने अगर ध्यान दिया होगा पिछली क्लासों में जो हम ये सारी चीज़ें कंप्लीट किए थे, तो आप ऑलरेडी सारी चीज़ें, ठीक है, क्लियर कर रहे होंगे। ये जान लीजिएगा, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती इसमें। एक होता है मनोवैज्ञानिक वेसलर द्वारा निर्मित आईक्यू विकरण, और एक होता है मैरिल द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कई सारे हैं, तो ये जान लीजिए, जो आपकी श्रेष्ठ बुद्धि होती है, या कहते हैं अति श्रेष्ठ बुद्धि या प्रतिभाशाली जो बुद्धि होती है, वह 130 उससे ऊपर होती है, या 140 कहते हैं, 130 से ऊपर होती है। श्रेष्ठ जो बुद्धि होती है वह आपके 120 से ऊपर होती है। उच्च सामान्य अगर बोला जाए तो उच्च सामान्य के श्रेणी में 110 से 119 आता है, और समान में अगर देखा जाए, समान में आपका 90 से 109 आता है, या 110 कह सकते हैं, बीच मध्य, मतलब यही होगा 91 to 109, ठीक है। और अगर बात करें आपके मंद बुद्धि की, तो 80 से लेके 90 तक जो आईक्यू लेवल होता है हमारे मंद बुद्धि होती है। क्षीण बुद्धि की बात करते हैं, 7 to 79 बुद्धिलब्ध आईक्यू, ये क्षीण बुद्धि होती है। और सबसे नीचे कम होती है निश्चित क्षीण बुद्धि, जो 69 से कम होती है। तो ये सारी चीजें जान लेना है। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। दोस्तों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या होता है? तो व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य यह होता है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो यहाँ पे हमारा थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, 10 प्रश्न और कंप्लीट करेंगे। इस प्रैक्टिस पेपर को, इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है तो शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? ये कई बार पूछा गया प्रश्न। तो सही इंपॉर्टेंट क्या होगा? देखिए, कोई भी बालक बालिका यहाँ से हो सकता है। आप एक अध्यापक अध्यापिका है, आप स्वयं सोचिए, आपकी नियुक्ति होती है
और कक्षा में से कोई विद्यार्थी, शिक्षार्थी, बालक, बालिका आपसे प्रश्न पूछता है और उस प्रश्न का उत्तर आप तत्काल नहीं दे पाते हैं, तो आपकी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? आपकी प्रतिक्रिया शिक्षक द्वारा, यानी आपकी प्रक्रिया इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। यानी आपको देना है, उत्तर देना है, क्योंकि शिक्षक का जो सर्वधन होता है, शिक्षक का जो आभूषण होता है, वह ज्ञान होता है। क्योंकि बच्चा समझता है कि उसके शिक्षक, उसके टीचर, अध्यापक, अध्यापिका सब कुछ जानते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। कब शांत करनी चाहिए? तो बच्चे की जिज्ञासा जो है तत्काल शांत करनी चाहिए। जब भी विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा उत्पन्न होती है, जिज्ञासा होती है, आप उस विद्यार्थी, बालक, बालिका की जिज्ञासा को तुरंत शांत कर दें। यानी उसका जो उत्तर है, जिसको जानने की इच्छा है, आप उसे तुरंत बता दें। बच्चा बिल्कुल प्रेरित होगा। अगला प्रश्न है, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। आप शिक्षक हैं, आपको ये नहीं देखना कि उसके माता पिता अनपढ़ हैं। आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं तो आपको ये नहीं देखना है कि उसके माता पिता अनपढ़ हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना। अगला प्रश्न है कि पुरस्कार एवं दंड क्या है? तो पुरस्कार एवं दंड जो है ये आपके कृत्रिम प्रेरक होते हैं। कृत्रिम, कृत्रिम मतलब उत्पन्न प्रेरक। जब आप कोई अच्छा कार्य करता है, पुरस्कृत किया जाता है। जब कोई बुरा कार्य करता है, गंदा कार्य होता है, जो कार्य नहीं करना चाहिए, नकारात्मक कार्य होता है, उस पर दंड दिया जाता है, तो ये कृत्रिम प्रेरक होता है। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। जी हाँ, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बच्चों का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, बोर्ड परीक्षा द्वारा, गृह परीक्षा द्वारा, लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। तो बच्चों का जो मूल्यांकन होना चाहिए वह सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ 7 से 13 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 5 से 11 वर्ष, 6 से 12 वर्ष। तो बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो लागू हुआ वह 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए लागू हुआ। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आरटी एक्ट 2009 से भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, देखिए जो नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपकी 2021-22 की है, इससे प्रश्न आएगा। जो आपके एनसीएफ 2005 है, आरटी एक्ट 2009 है। ठीक है, ये आपको पढ़ ही लेना है, क्योंकि यहाँ से आपके इन तीनों चैप्टरों में से आपके 10 से 12 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, टोटल 150 क्वेश्चन में देखा जाए तो। और आपने पेपर दिया होगा तो आपको अनुभव भी होगा, आपको पता भी होगा। तो शिक्षक को कैसा ज्ञान होना चाहिए? अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए 2 प्रश्न और बचे हुए इनको भी कंप्लीट करते हैं। दोस्तों, एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है तो उचित रूप में इसका अर्थ क्या होगा? कि वह जिज्ञासु है, वह शरारती है, आशमान है, प्रतिभाशाली है। तो कोई भी बच्चा अगर आपकी कक्षा से आपसे प्रश्न पूछ रहा है तो आपके नजरिए से वह बच्चा जो है, वह विद्यार्थी जो है क्या हो जाएगा? वह जिज्ञासु होगा। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। और इस प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस पेपर का 30वां प्रश्न है, एक बच्चा प्रायः अपने सहपाठियों के साथ क्या पढ़ता है? झगड़ा कर रहा है, झगड़ पड़ता है, तो आप क्या करेंगे? तो एक बच्चा अपने सहपाठियों के साथ ही झगड़ा करने लगता है तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? आप बच्चे को विद्यालय से निकाल देंगे, आप बच्चे को सजा देंगे, आप कारण पता लगाने का प्रयास करेंगे, उसे परामर्श देंगे, आप उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। एक शिक्षक के रूप में क्या करेंगे? कोई भी बच्चा अपने सहपाठियों, अपने साथी पढ़ने वाले विद्यार्थी शिक्षार्थियों के साथ झगड़ा करता है, झगड़ पड़ता है, लड़ाई करता है, तो एक शिक्षक के रूप में क्या करेंगे? ये आपको कमेंट करके बताना है। या आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न दिया जा रहा है। एक बार प्रश्न रिपीट कर लीजिएगा। एक बच्चा प्राय अपने सहपाठियों के साथ झगड़ पड़ता है तो आप क्या करेंगे? यानी शिक्षक क्या करेंगे? शिक्षक बच्चे को विद्यालय से निकाल देंगे, शिक्षक बच्चे को सजा देंगे, शिक्षक कारण पता लगाने का प्रयास करेंगे, उसे परामर्श देंगे, शिक्षक उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? आपको कमेंट करके बताना है।
और इस प्रैक्टिस पेपर में प्रैक्टिस सेट में 30 में से आपने कितना स्कोर प्राप्त किया, आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करना है। मैं आपके साथ जायसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को